बंगाल की खाड़ी के नीले शांत प्रतीत होने वाले अथाह जल के नीचे इस समय भू राजनीतिक उथल पुथल की ऐसी गहरी लहरें उठ रही हैं जो आने वाले समय में दक्षिण एशिया के पूरे रणनीतिक समीकरण को हमेशा के लिए बदल कर रख सकती हैं और विशेष रूप से भारत राम को भारत करने के लिए बीज बरतीरा मानी का काम किया जाने वाली करने का काम किया है के तटीय सुरक्षा प्रबंधों के लिए एक अभूतपूर्व और गंभीर चुनौती पेश कर रही हैं। क्या आपने कभी यह सोचा है कि जिस क्षेत्र को अब तक केवल व्यापारिक जहाज़ों की आवाजाही और मछुआरों की सामान्य गतिविधियों के लिए जाना जाता था, अचानक वहां इतनी भारी सैन्य हलचल क्यों तेज हो गई है? कौन सी ऐसी गुप्त महाशक्तिशाली कूटनीतिक चालें चल रही हैं जिनके कारण दुनिया भर के रक्षा विशेषज्ञ और रणनीतिक योजनाकार अपनी रातों की नींद गंवा चुके हैं? और क्यों बांग्लादेश द्वारा अपनी नौसेना का यह तीव्र और आक्रामक विस्तार भारत के समुद्री आधिपत्य के लिए एक सुलगता हुआ प्रश्न चिन्ह बनता जा रहा है? अगर आप देश के सच्चे नागरिक हैं और ऐसी जानकारीपूर्ण वीडियो देखना पसंद करते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी मौजूदगी दर्ज कराने के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद अवश्य लिखें, क्योंकि आज के समय में लोग केवल मनोरंजन और सतही सामग्री देखना पसंद करते हैं, लेकिन ऐसी गंभीर और भू राजनीतिक रूप से संवेदनशील वीडियो देखने वाले दर्शक ही वास्तव में देश के प्रति जागरूक और जिम्मेदार नागरिक होते हैं। इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है बंगाल के उस भूगोलीय महत्व से जो सदियों से भारत की पूर्वी सुरक्षा का मुख्य आधार रहा है, जहां पूर्वी कमान और अंडमान निकोबार द्वीप समूह मिलकर हमारी रक्षा पंक्ति को मजबूत करते आए हैं। परंतु जैसे जैसे समय बदला है वैसे वैसे पड़ोसी देशों की समुद्री महत्वाकांक्षाओं ने एक नया ही मोड़ लेना शुरू कर दिया है और विशेष रूप से बांग्लादेश जैसी उभरती हुई अर्थव्यवस्था का अपनी नौसेना को आधुनिक फ्रिगेट, पनडुब्बियों और अत्याधुनिक मिसाइल प्रणालियों से लैस करना इस बात का स्पष्ट संकेत है कि आने वाला कल केवल आर्थिक प्रतिस्पर्धा का नहीं बल्कि समुद्री वर्चस्व की एक खूनी और कूटनीतिक जंग का होगा। अब सवाल यह उठता है कि क्या बांग्लादेश जैसी मध्यम शक्ति के पास अचानक इतनी बड़ी नौसैनिक क्षमता विकसित करने के लिए संसाधन कहां से आ रहे हैं और इसके पीछे कौन से देश परोक्ष रूप से अपनी रणनीतिक रोटियां सेक रहे हैं? क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के खेल में कोई भी देश किसी दूसरे की मदद बिना किसी स्वार्थ के नहीं करता है और यहाँ बीजिंग की बढ़ती हुई मखमली जालसाजी साफ तौर पर दिखाई देती है, जो हिंद महासागर में भारत को चारों तरफ से घेरने की अपनी तथाकथित स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स यानी मोतियों की माला की नीति के तहत छोटे देशों को भारी कर्ज के जाल में फंसाकर की बड़ी माला जारिया की उनके बंदरगाहों का सामरिक उपयोग करने की फिराक में है। जब हम इतिहास के पन्नों को पलटकर देखते हैं तो हमें यह समझ आता है कि वर्ष 1971 में जिस देश के जन्म में भारतीय सेना और नौसेना ने निर्णायक भूमिका निभाई थी और जिसकी आज़ादी की रक्षा के लिए हमारे वीर सैनिकों ने अपना खून बहाया था, आज उसी देश की सामरिक प्राथमिकताएं इतनी तेजी से कैसे बदल गईं कि वह अपनी नौसैनिक सीमाओं को सुरक्षित करने के नाम पर ऐसे भारी हथियारों का जखीरा इकट्ठा कर रहा है जो सीधे तौर पर भारत के पूर्वी नौसैनिक अड्डों जैसे विशाखापत्तनम और कोलकाता के लिए किरासी अधिकारी को बताया है। क्या यह कूटनीतिक कड़वाहट का परिणाम है या फिर यह वैश्विक महाशक्तियों के बीच उस वर्चस्व की लड़ाई का हिस्सा है जहां हर छोटा देश अपनी सौदेबाजी की ताकत को बढ़ाना चाहता है ताकि वह क्षेत्रीय राजनीति में अपनी एक स्वतंत्र और मजबूत धमक बना सके? और यही वह बिंदु है जहां रणनीतिकारों की चिंताएं अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाती हैं, क्योंकि एक तरफ जहां म्यांमार में चल रहा राजनीतिक अस्थिरता का दौर और चीन की म्यांमार के रास्ते हिंद महासागर तक सीधी पहुंच पहले से ही भारत के लिए सिरदर्द बनी हुई थी वहीं अब बांग्लादेश का यह नौसैनिक कायाकल्प भारत के पूर्वी तट को लगभग दो मोर्चों जैसी सामरिक स्थिति में धकेल रहा है, जहां भविष्य में किसी भी प्रकार का समुद्री संघर्ष होने पर भारत को अपनी नौसेना को दो अलग अलग दिशाओं में विभाजित करने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है। इस पूरी परिस्थिति का सबसे भयानक पहलू यह है कि समुद्र में केवल युद्धपोत होना ही काफी नहीं होता, बल्कि उस नौसेना के पीछे जो इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस, रडार नेटवर्क और पनडुब्बी रोधी क्षमताएं विकसित की जा रही हैं, वे भारत की उस पारंपरिक बढ़त को चुनौती दे रही हैं जो उसे दशकों से बंगाल की खाड़ी में प्राप्त थी। और इसके पीछे चीन की पीढ़ियों पुरानी वह रणनीति काम कर रही है जिसके तहत वह छोटे देशों को कम ब्याज दरों पर कर्ज और अत्याधुनिक सैन्य उपकरण देकर उनके सामरिक ठिकानों पर अपना प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित कर लेता है, बिल्कुल उसी तरह जैसे उसने पाकिस्तान के ग्वादर और श्रीलंका के हम्बनटोटा बंदरगाह के साथ किया था। और यदि यही सिलसिला ऐसे ही चलता रहा तो चटगांव और पायरा बंदरगाह भी भविष्य में चीनी नौसेना के विश्राम स्थल या साजो सामान की आपूर्ति केंद्र बन सकते हैं, जो भारत की सुरक्षा के लिए एक असहनीय और खतरनाक स्थिति होगी। इस भू राजनीतिक समीकरण एक दशनी के लिए भारत की केंद्र बन सकते हैं। केंद्र में बंदरबारा और पीएमकॉम परिवर्तन नहीं जा रही है का आम नागरिक के जीवन पर क्या सीधा प्रभाव पड़ेगा, इसे इस तरह समझा जा सकता है कि जब दो पड़ोसी देशों के बीच समुद्री सीमा और सैन्य प्रतिस्पर्धा बढ़ती है तो सरकारों को अपनी रक्षा का बजट बढ़ाने के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा और बुनियादी ढांचे जैसे आम जनता के कल्याणकारी क्षेत्रों के बजट में कटौती करनी पड़ती है और इसके साथ ही व्यापारिक जहाज़ों की आवाजाही पर लगने वाले कड़े प्रतिबंधों और तटीय सुरक्षा के नाम पर होने वाली पाबंदियों के कारण आम मछुआरों की आजीविका पर सीधा संकट आ जाता है, जो पीढ़ियों से बंगाल की खाड़ी के पानी में मछली पकड़कर अपना पेट पालते हैं। क्योंकि अब हर छोटी नाव को संदिग्ध नज़र से देखा जाएगा और सुरक्षा एजेंसियों की चौकसी इतनी कड़ी हो जाएगी कि साधारण नागरिकों का जीवन भी प्रभावित होने लगेगा।
दुनिया के दूसरे बड़े देश इस पूरे घटनाक्रम को बेहद गहरी और साधक नज़रों से देख रहे हैं। जहां अमेरिका और उसके पश्चिमी सहयोगी देश यह चाहते हैं कि भारत हिंद महासागर में अकेला ऐसा प्रहरी बना रहे जो चीन के बढ़ते कदमों को रोक सके, लेकिन साथ ही वे यह भी नहीं चाहते कि इस क्षेत्र में क्षेत्रीय स्थिरता पूरी तरह से नष्ट हो जाए, क्योंकि हिंद महासागर दुनिया के सबसे व्यस्त और महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्गों में से एक है, जहां से गुजरने वाले तेल और कच्चे माल के टैंकरों पर पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था टिकी हुई है। और यदि इस क्षेत्र में कोई भी छोटा सा सैन्य टकराव होता है तो उसका सीधा असर दुनिया भर के शेयर बाजारों, महंगाई और ऊर्जा की कीमतों पर पड़ेगा, जिसका खामियाजा हर देश के आम इंसान को भुगतना होगा। भविष्य के गर्भ में क्या छिपा है, इस पर विचार करें तो आने वाले दशकों में बंगाल की खाड़ी केवल मछली पकड़ने या सामान्य नौकायन का स्थान नहीं, बल्कि दुनिया की दो सबसे बड़ी ताकतों के बीच परोक्ष संघर्ष का मुख्य अखाड़ा बनने जा रही है। यूएसए की तरफ से मरीखार ने जहां बांग्लादेश को यह तय करना होगा कि वह चीन के आर्थिक और सामरिक प्रलोभन में फंसकर अपनी संप्रभुता को खतरे में डालता है, या फिर भारत के साथ ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों को प्राथमिकता देते हुए इस क्षेत्र में शांति और स्थिरता का संदेश देता है। मदतें के साथ ही सारा दोनों ने बीच में कोई भारत के साथ प्रतिमंत्री को आर्थिक हानि मिली है। दोनों ने आर्थिक को देश के विकास से भारत के साथ का प्राथमिकता सामरिक में, वदी नारिन की राष्ट्रीय को आर्थिक और सामरिक में, आर्थिक और सामरिक में, आर्थिक और सामरिक में है, क्योंकि एक आत्मनिर्भर और स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में बांग्लादेश का यह अधिकार है कि वह अपनी सुरक्षा मजबूत करे। लेकिन जब वह सुरक्षा भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा की कीमत पर होने लगे और उसके पीछे परोक्ष रूप से किसी तीसरे शत्रु देश का हाथ दिखाई दे, तो भारत के नीति निर्माताओं के लिए यह स्थिति असहनीय हो जाती है और उन्हें बहुत ही कड़े और दूरगामी कदम उठाने के लिए मजबूर होना पड़ता है। इतिहास हमें बार बार यह सिखाता है कि जो देश अपने समुद्री भूगोल की अनदेखी करते हैं और अपने पड़ोस में हो रहे सैन्य बदलावों को समय रहते भांप नहीं पाते, उन्हें भविष्य में बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ती है। और यही कारण है कि आज भारतीय नौसेना केवल अपने तटीय क्षेत्रों तक सीमित रहने के बजाय हिंद महासागर के हर कोने पर अपनी पैनी नज़र बनाए हुए है, अत्याधुनिक पनडुब्बियों का निर्माण कर रही है और अंडमान निकोबार द्वीप समूह को एक ऐसा अभेद्य किला बना रही है जहां से गुजरने वाले हर संदिग्ध जहाज पर पलक झपकते ही कार्रवाई की जा सकेगी। इस पूरी गाथा का निष्कर्ष यही है कि बंगाल की खाड़ी की शांत लहरों के नीचे जो सामरिक भूकंप आ रहा है वह केवल दो देशों की नौसेनाओं का आपसी मामला नहीं है, बल्कि यह इस बात का निर्धारण करेगा कि 21वीं सदी के इस दौर में एशिया की महाशक्ति कौन बनेगा और भारत अपनी पूर्वी सीमाओं की सुरक्षा के लिए कितनी दृढ़ता और बुद्धिमत्ता का परिचय देता है। क्योंकि आने वाला समय न केवल कूटनीति की चालाकियों का होगा, बल्कि वह लोहे और अग्नि की उस परीक्षा का भी होगा जहां केवल वही देश टिक पाएगा जिसकी नौसेना सबसे ताकतवर और जिसके रणनीतिकार सबसे दूरदर्शी होंगे। और इस संपूर्ण भू राजनीतिक परिदृश्य की वो नीति का राजनीति की कूटनीति की चालाकियों का होगा। वह सरकार की बात करती है जिस तरह केवल बनाने वाली बात करती है, जारी बात नेरान की कूटनीति की चालाकियों का होगा जिसकी जीवी के बुरिया ने मती बात बनाती है। के बीच जब हम बंगाल की खाड़ी के इस बदलते हुए सामरिक भूगोल की गहराई में उतरते हैं तो यह बात पूरी तरह स्पष्ट हो जाती है कि यह पूरा खेल केवल कुछ युद्धपोतों और पनडुब्बियों की खरीद फरोख्त तक सीमित नहीं है, जिसके साथ बल्कि इसके तार सीधे तौर पर 21वीं सदी के उस वैश्विक आर्थिक और रणनीतिक नियंत्रण से जुड़े हुए हैं जिसके लिए आज दुनिया की महाशक्तियां आपस में उलझी हुई हैं। इस पूरी कहानी का अगला और सबसे खतरनाक अध्याय तब शुरू होता है जब हम उन गुप्त समझौतों और वित्तीय लेन देन की परतों को टटोलते हैं जो पर्दे के पीछे से इन छोटे विकासशील देशों को भारी भरकम सैन्य कर्ज के जाल में फंसाते हैं। क्योंकि किसी भी देश के लिए आधुनिक नेवल फ्रिगेट, विध्वंसक पोत और उन्नत इलेक्ट्रॉनिक युद्धक प्रणालियां खरीदना कोई बच्चों का खेल नहीं है। इसके लिए अरबों डॉलर की आवश्यकता होती है और जब एक ऐसा देश जिसकी अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि, वस्त्र निर्यात और विदेशी प्रेषण पर टिकी हो अचानक इतने विशाल सैन्य बजट का आवंटन करने लगे तो अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्री और कूटनीतिज्ञ तुरंत समझ जाते हैं कि इस वित्तीय संरचना के पीछे कोई बहुत बड़ा बाहरी हाथ काम कर रहा है। यहाँ यह सवाल सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि वह कौन सी शक्ति है जो बिना किसी प्रत्यक्ष लाभ के बांग्लादेश को अरबों डॉलर का वित्तीय अनुदान और आसान किस्तों पर हथियार उपलब्ध करा रही है और इसके बदले में वह उस देश से क्या वसूलना चाहती है। क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के इस निर्मल बाजार में कोई भी देश किसी का सगा नहीं होता और हर सहायता के पीछे एक छिपा हुआ सामरिक अनुबंध होता है जिसका मुख्य उद्देश्य भारत को उसके अपने ही पड़ोस में घेरना और हिंद महासागर के इस महत्वपूर्ण व्यापारिक गलियारे पर अपना प्रत्यक्ष आधिपत्य स्थापित करना है। जब हम इस पूरी चालबाजी को चीन की दीर्घकालिक महत्वाकांक्षाओं के चश्मे से देखते हैं तो हमें यह समझने में जरा भी देर नहीं लगती कि बीजिंग की यह नीति केवल व्यापार बढ़ाने की नहीं बल्कि स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स यानी मोतियों की माला के उस खतरनाक ताने बाने को पूरा करने की है जिसके तहत वह भारत के चारों तरफ ऐसे सामरिक अड्डे और बंदरगाह विकसित करना चाहता है जहां से समय आने पर भारतीय नौसेना की गतिविधियों पर पैनी नजर रखी जा सके और युद्ध की स्थिति में भारत के पश्चिमी और पूर्वी दोनों तटों को एक साथ संकट में डाला जाती है। भारत के संबंध ने कि भारत की पूरी 3 समर दी जा सके। इन ये समर दी जुग की
सके। इस रणनीति का सबसे बड़ा शिकार बंगाल की खाड़ी का वह तट बन रहा है जो कभी शांति और क्षेत्रीय सहयोग का प्रतीक माना जाता था, परंतु अब वहां चीन रक्षा सलाहकार और तकनीकी विशेषज्ञ बड़ी संख्या में डेरा डाले हुए हैं, जो चटगांव और पायरा जैसे बंदरगाहों के आधुनिकीकरण के नाम पर असल में ऐसे गहरे पानी के डॉकयार्ड तैयार कर रहे हैं जहां भविष्य में चीनी नौसेना की परमाणु पनडुब्बियां और एयरक्राफ्ट कैरियर आसानी से लंगर डाल सकें। और यह स्थिति भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए किसी भी सूरत में स्वीकार्य नहीं हो सकती। इस पूरे घटनाक्रम में एक और बहुत बड़ा भू राजनीतिक आयाम यह है कि म्यांमार के रास्ते चीन की जो सीधी पहुंच बंगाल की खाड़ी तक पहले से ही म्यांमार के कोको द्वीप समूह और क्याओकपियो बंदरगाह के जरिए बनी हुई थी, अब बांग्लादेश के इस नए नौसैनिक विस्तार के साथ मिलकर वह पूरी श्रृंखला एक अखंड और खतरनाक घेराबंदी का रूप लेती जा रही है, जिससे भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की रणनीतिक बढ़त को एक भारी झटका लगा है। क्या आपने कभी यह गहराई से सोचा है कि यदि बंगाल की खाड़ी में चीन का परोक्ष प्रभाव पूरी तरह स्थापित हो जाता है तो भारत के पूर्वी बंदरगाहों से होने वाले हमारे कुल समुद्री व्यापार, ऊर्जा आयात और अंतर्राष्ट्रीय संपर्कों का क्या होगा? क्योंकि आज भारत अपनी कुल ऊर्जा जरूरतों का एक बहुत बड़ा हिस्सा समुद्री मार्गों के माध्यम से आयात करता है, और यदि हमारे ठीक मुहाने पर कोई ऐसा हॉस्टाइल गठबंधन तैयार हो जाए जो हमारे जलमार्गों को कभी भी बाधित करने की क्षमता रखता हो, तो हमारी आर्थिक प्रगति को एक ही झटके में दशकों पीछे धकेला जा सकता है। इस प्रकार की गंभीर परिस्थितियों से निपटने के लिए भारतीय नौसेना ने पिछले कुछ वर्षों में अपनी रणनीतिक प्राथमिकताओं में क्रांतिकारी बदलाव किए हैं, और अब हमारा ध्यान केवल अपने तटीय क्षेत्रों की रक्षा करने तक सीमित नहीं है, बल्कि हम सुदूर हिंद महासागर में नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर यानी कुल क्षेत्र के सुरक्षा प्रदाता की भूमिका निभाने के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं, जिसके तहत हमारी नौसेना लगातार अपने बेड़े में स्वदेशी विमानवाहक पोतों, विध्वंसकों, ब्रह्मोस जैसी अत्याधुनिक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों और उन्नत पनडुब्बी रोधी विमानों को शामिल कर रही है, ताकि किसी भी विपरीत परिस्थिति में दुश्मन को उसकी ही भाषा में करारा जवाब दिया जा सके। लेकिन इसके बावजूद केवल सैन्य शक्ति बढ़ा लेना ही इस समस्या का एकमात्र समाधान नहीं है, क्योंकि कूटनीति के मोर्चे पर हमें अपने पड़ोसियों के साथ ऐसे प्रगाढ़ और भरोसेमंद संबंध बनाए रखने की आवश्यकता है जो उन्हें किसी भी बाहरी और आक्रामक शक्ति के बहकावे में आने से रोक सकें। क्योंकि इतिहास गवाह है कि जब भी कोई स्थानीय देश किसी बाहरी महाशक्ति के चंगुल में फंसकर अपने ही पारंपरिक मित्रों के खिलाफ तलवार खींचता है, तो अंततः उस देश की संप्रभुता सबसे पहले खतरे में पड़ती है और वह देश धीरे धीरे एक आर्थिक और राजनीतिक पतन की खाई में गिरता चला जाता है। यदि हम श्रीलंका के हम्बनटोटा बंदरगाह का उदाहरण देखें तो हमें यह स्पष्ट रूप से समझ आ जाएगा कि कैसे भारी भरकम चीनी कर्ज के जाल में फंसकर एक संप्रभु राष्ट्र को अपने ही एक प्रमुख बंदरगाह को 99 वर्षों के लिए चीन को पट्टे पर देना पड़ा था। और यही वह कड़वा सच है जिसे आज बांग्लादेश के नीति निर्माताओं को बहुत ही गंभीरता से समझने की ज़रूरत है, क्योंकि आज जो वित्तीय सहायता उन्हें एक वरदान की तरह प्रतीत हो रही है, आने वाले समय में वही सहायता उनके लिए एक ऐसा नासूर बन सकती है जो उनकी स्वतंत्र विदेश नीति और आर्थिक आत्मनिर्भरता को अंदर ही अंदर पूरी तरह खोखला कर देगी। इस पूरी भू राजनीतिक जंग का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि बंगाल की खाड़ी छत्र दिया निपति नतीधिकारिया जब का सांसंदर मार कर दिया है, जो निर्माकर जिंदो है बड़ा आर्थिक परदानों की खाड़िया सांसंदर पर मार कर दिया है, जोरिया देश को लियाकर कैसी लाख मार कर दिया गया है कि बर्ता को भी 6 कार्य था बड़ा आर्थिक और भारतीय करते हैं। जोरिया देश को लेकर परदानों की खाड़िया की मार कर दिया है। जोरिया देश को लेकर परदानों की खाड़िया के अंदर मार कर दिया गया है कि बड़ा आर्थिक अर्दानों की खाड़िया के शामिल परदानों की खाड़िया के बड़ा आर्थिक पराआर्थिक अर्दानों की खाड़िया के अंदर को राजनीतिक जंग को लेकर परदानों के लिए पारिवर कर दिया है कि इस क्षेत्र में केवल चीन और भारत ही नहीं बल्कि अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश भी अपनी गहरी दिलचस्पी दिखा रहे हैं, और क्वाड यानी चतुष्पक्षीय सुरक्षा संवाद के माध्यम से वे इस पूरे क्षेत्र में शक्ति संतुलन को बनाए रखने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं, ताकि किसी एक देश का एकाधिकार इस महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग पर स्थापित न हो सके। अमेरिका यह अच्छी तरह से जानता है कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए भारत की ताकत का मजबूत होना कितना आवश्यक है। बीजेपी के कारण का बारीका तारबिक अधिकारण को देख तरीके से जाता है कि बीजेपी के परतीने का ना ये IACN दी, और यही कारण है कि अमेरिकी रक्षा प्रतिष्ठान आज भारत के साथ उन्नत रक्षा तकनीक साझा करने, संयुक्त सैन्य अभ्यास करने और खुफिया जानकारियों का आदान प्रदान करने में सबसे आगे आ रहे हैं, जिससे यह संकेत मिलता है कि आने वाले समय में बंगाल की खाड़ी की यह भू राजनीतिक खींचतान केवल 2 देशों की नहीं बल्कि वैश्विक महाशक्तियों के बीच वर्चस्व की एक व्यापक लड़ाई का रूप ले चुकी है। इस संघर्ष के बीच में आम नागरिकों का जीवन कैसे बात 20 से 2000 पार सितार बीच में एक तरी के साथ को 2 साल के साथ में जाया को एक राज में कर रही है प्रभावित होता है। इस पर जब हम विचार करते हैं तो यह पाते हैं कि जब भी किसी क्षेत्र में सैन्य तनाव बढ़ता है तो सरकारों को अपनी प्राथमिकताओं में बदलाव करना पड़ता है और जनता के कल्याण के लिए मिलने वाला धन रक्षा सौदों और हथियारों की खरीद में खर्च होने लगता है, जिससे महंगाई बढ़ती है, रोजगार के अवसर सीमित होते हैं
और सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले आम लोगों के मन में हमेशा एक अज्ञात भय बना रहता है कि जाने कब कौन सा संघर्ष उनकी शांति को हमेशा के लिए छीन ले। इस पूरी स्थिति का भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि आने वाले समय में भारत अपनी कूटनीतिक दान की कूटातियां एक बार 7वां रन की करता है। भारत आरोप से बात पर काही के लिए कि पहले तक कोने ज्यादा थी। वीडियो समय में एक बार सामने वाली के अंदर सरकार की कूटाती अजलास की बात करती है। इस बात पर कूटनीतिक दशनबल बनाने परिवार में उनकी परिवसी एक साथी गावी परिवसी हमारी कोने की बात कर रहे हैं कि पांद्री दशनबली के अंदर की परिवसी दूरदर्शिता और आर्थिक शक्ति का किस प्रकार उपयोग करता है, क्योंकि यदि भारत ने समय रहते अपने पड़ोसियों को यह विश्वास दिलाने में सफलता प्राप्त कर ली कि उसकी सुरक्षा और विकास का रास्ता केवल भारत के साथ सहकारिता से होकर गुजरता है, न कि किसी बाहरी महाशक्ति के विनाशकारी कर्ज के जाल से, तो इस पूरे क्षेत्र में एक स्थायी शांति और स्थिरता का युग आ सकता है और बंगाल की खाड़ी फिर से व्यापार, संस्कृति और शांति का एक खुला और सुरक्षित गलियारा बन सकती है, जो न केवल दक्षिण एशिया के बल्कि पूरी दुनिया के भविष्य की दिशा तय करेगा। और इस तरह जब हम इस भू राजनीतिक समीकरण के तह में जाते हैं तो यह बात पूरी तरह शीशे की तरफ साफ हो जाती है कि बंगाल की खाड़ी का यह पूरा परिदृश्य केवल 2 देशों की सरहदों की चौकसी पर सीमित नहीं है, बल्कि यह 21वीं सदी के उस वैश्विक महासागर की प्रस्तावना है जहां हर छोटी और बड़ी शक्ति अपने प्रभाव क्षेत्र को अजेय बनाने के लिए कूटनीति के हर पैतरे का खुलकर इस्तेमाल कर रही है। इस कहानी के अगले चरण में हमें उस अदृश्य कूटनीतिक शतरंज को समझाना होगा जिसके मोहरे केवल राजधानी की वातानुकूलित कमरों में नहीं बल्कि उन समुद्री तटों और गुप्त सैन्यों में बैठक में तय होती हैं जहां परोक्ष रूप से वैश्विक वर्चस्व की पटकथा लिखी जा रही हैं। जब हम बीजिंग की तरफ आने वाली उस आर्थिक मदद और रणनीतिक सलाह से ताने बाने को देखते हैं तो एक तरफ वो विकास को सुनहरे सपने दिखाती है और दूसरी तरफ धीरे धीरे संप्रभु राष्ट्र के आर्थिक तंत्र को अपने शिकंजे में कस लेती है। तो यह एहसास होता है कि आधुनिक समय में उपनिवेशवाद का रूप बदल चुका है और अब तोपों और तलवारों की जगह विदेशी कर्जों के वे सुनहरे जाल ले चुके हैं जिनसे बाहर निकलना किसी भी कमज़ोर अर्थव्यवस्था के लिए लगभग असंभव हो जाता है। बांग्लादेश जैसे तेज़ी से उभरते हुए देश और राष्ट्र के सामने आज एक बहुत बड़ी दुविधा आ रही है। वह अपनी बढ़ती हुई आर्थिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जिन वित्तीय संस्थानों और विदेश निवेशकों पर निर्भर है वे कहीं न कहीं उस वैश्विक महाशक्ति के इशारों पर नाच रही है जो हिंद महासागर के और भारत के एकाधिकार को चुनौती देना चाहती है। इस स्थिति का सबसे बड़ा विमर्श यह है कि